हेलो फ्रेंड्स, मैं नंदिनी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैं हर दिन आपके लिए एक नया वीडियो अपलोड करती हूँ जिससे कि आप कुछ नॉलेज गेन कर सकें, ठीक उसी तरह आज का भी मेरा वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड है, मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टेड है। आई होप आपको भी इंटरेस्टेड लगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज़ इसे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। और अपने रिलेटिव एंड फ्रेंड्स के पास जो भी मेडिकल लाइन से हैं, नॉन मेडिकल हैं, जिनको भी लगे कि हाँ उनको ये चीज़ एक्सप्लेनेशन देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, उन तक आप वीडियो शेयर करें। इससे मुझे सपोर्ट मिलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और अच्छा करने की कोशिश करूँगी। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, फीटल सर्कुलेशन। आज का हमारा टॉपिक है फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन क्या है, मैं पहले इसका मतलब समझा देती हूँ आपको। जब कभी जैसे कोई भी लेडीज़ है, जैसे जब वो अपने प्रेगनेंसी स्टेज में आती है, जब कभी यूट्रस के अंदर स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन हो गया, फ्यूज़ हुआ, तो उसके बाद से जो भी प्रोसेस होने लग जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, फीटल का ग्रोथ होना, फीटल में ब्लड सर्कुलेशन होना, उसके अंदर सारे ऑर्गन का फॉर्मेशन होना, ये सारी चीज़ें जो है इंट्रायूटेराइन के अंदर, उसमें ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है बच्चे के अंदर, माँ से बच्चे के अंदर, ये आज हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो मैं शुरू करती हूँ आज का अपना टॉपिक। फाइनली इसमें ना 3 चीज़ इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है यूट्रस, जो कि पूरा एक उसका माध्यम ही है, मतलब यूट्रस के अंदर ही सारी चीज़ें हो रही हैं, सारा प्रोसेस हो रहा है। एंड दूसरा होता है हमारा प्लेसेंटा, जो कि मैटरनल और फीटल का पार्ट है, प्लेसेंटा। और तीसरी चीज़ होती है एक कॉर्ड, एक वायर, एक प्रेजेंट होती है वायर, जो कि प्लेसेंटा और फीटस से वो वायर जुड़ी होती है। उस वायर को हम नाम देते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, और हमारा चौथा चीज़ है फीटस है। तो 4 चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हुई हैं। एक तो यूट्रस, प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड एंड फीटस। इन 4 चीज़ के बीच का ये सारा प्रोसेस इसी पे है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड, प्लेसेंटा एंड फीटस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। तो जब ओवम और स्पर्म फर्टिलाइज हुए, उसके 13वें दिन पे प्राइमरी विलाई का फॉर्मेशन होता है, 16वें दिन पे सेकेंडरी विलाई का फॉर्मेशन होता है, 21वें दिन पे टर्शियरी विलाई का फॉर्मेशन होता है। और जब 21वें दिन पे लास्ट टर्शियरी विलाई का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद ही टर्शियरी विलाई के फॉर्मेशन के बाद ही फीटल सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। ये प्राइमरी विलाई और सेकेंडरी विलाई क्या है, ये एवेस्कुलर होते हैं। टर्शियरी विलाई क्या होते हैं, ये वेस्कुलर होते हैं। तो जो प्राइमरी विलाई और सेकेंडरी विलाई एवेस्कुलर है, मतलब इसमें वेसल्स नहीं पाए जाते, ब्लड वेसल्स नहीं है। टर्शियरी विलाई क्या है, वेस्कुलर है, मतलब इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो फिर इंपॉर्टेंट भी टर्शियरी विलाई ही हुई, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, और इसी टर्शियरी विलाई के फॉर्मेशन के बाद फीटोप्लेसेंटल सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन के 21 डे पे सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। अगर कभी हमसे MCQ या किसी एग्ज़ाम में हम बैठे, मेडिकल का कोई एग्ज़ाम, जिसमें हमसे पूछा जाए कि फीटल सर्कुलेशन कब स्टार्ट होता है, तो अब तो हमें याद होगा हमेशा के लिए कि 21 डे पे फीटल सर्कुलेशन स्टार्ट होता है, जब टर्शियरी विलाई का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक MCQ तो हमने यहाँ देख लिया। और प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा ना एक मीडियम है, फीटस और मदर के बीच का एक मीडियम है प्लेसेंटा। एंड अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है, प्लेसेंटा और फीटस के बीच का मीडियम है। ठीक है, बहुत ही ध्यान से सुनना ये चीज़, जो भी पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ। प्लेसेंटा क्या है, ये मदर और फीटस के बीच का मीडियम है। और अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है, ये प्लेसेंटा और फीटस के बीच का मीडियम है। ठीक है, अब हम देखते हैं डिफरेंट क्या क्या है, एडल्ट सर्कुलेशन एंड फीटल सर्कुलेशन में डिफरेंट क्या है। डिफरेंस बिटवीन एडल्ट सर्कुलेशन एंड फीटल सर्कुलेशन। एडल्ट सर्कुलेशन और फीटल सर्कुलेशन में क्या क्या डिफरेंट होते हैं, ये हम जानते हैं। एडल्ट सर्कुलेशन के अंदर फर्स्ट प्योर ब्लड जो है वो हार्ट में जाता है। फीटल के अंदर फर्स्ट प्योर ब्लड जो है वो लीवर में जाता है। ठीक है, एडल्ट में लंग्स फंक्शनिंग होती है, मैच्योर होती है, बट फीटल के अंदर लंग्स नॉन मैच्योर होती है एंड नॉन फंक्शनिंग होती है, इमेच्योर होती है, नॉन फंक्शनिंग होती है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने पूरा सर्कुलेशन की उस पे पार्ट पे।
एडल्ट में बाईपास चैनल एब्सेंट होता है, लेकिन फीटल के अंदर बाईपास चैनल प्रेजेंट होता है, और इसी बाईपास चैनल के थ्रू ही फीटल सर्कुलेशन पूरा पूरा चलता है। ठीक है, जब फीटल इंट्रायूटेराइन स्टेज में होता है तब फीटल सर्कुलेशन यूटेराइन आर्टरी के द्वारा होता है। प्लेसेंटा के 2 पार्ट होते हैं, एक मैटरनल पार्ट होता है और एक फीटल पार्ट होता है। मैटरनल पार्ट को हम बोलते हैं इंट्राविलस स्पेस IVS, और फीटल पार्ट को हम बोलते हैं विलाई सिस्टम। ठीक है, ये IVS और विलाई सिस्टम ये अब हम समझते हैं क्या चीज़ है। अब इसी इंट्राविलस स्पेस में और विलाई सिस्टम में ब्लड प्रेजेंट रहता है, इसे ही वॉल्यूम ऑफ प्लेसेंटा बोलते हैं। और वॉल्यूम ऑफ प्लेसेंटा कितना होता है? 500 ml। अब देखिए, जैसे मैंने बताया कि मैटरनल पार्ट जो है वो IVS इंट्राविलस स्पेस है, फीटल पार्ट जो है वो विलाई सिस्टम है। तो IVS इंट्राविलस स्पेस में 150 ml ब्लड हमेशा प्रेजेंट रहता है, और विलाई सिस्टम यानी फीटल पार्ट जो है उसमें 350 ml ब्लड प्रेजेंट रहता है। टोटल अगर हम करें तो हमारा प्लेसेंटल वॉल्यूम निकलता है 500 ml ब्लड। तो अब हमसे अगर कभी कहीं MCQ के बेस पे पूछे अगर क्वेश्चन कि प्लेसेंटल वॉल्यूम कितना होता है, तो वहाँ पे हमें लिखना है 500 ml ब्लड प्रेजेंट रहता है प्लेसेंटा के अंदर। ठीक है, इंट्राविलस स्पेस और विलाई सिस्टम में ब्लड फिलअप होता है। ये एक आपको नोट करने वाली बात है कि इंट्राविलस स्पेस में ब्लड का एक्सचेंज नहीं होता। ठीक है, इंट्राविलस स्पेस में IVS में ब्लड का एक्सचेंज नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट का ही एक्सचेंज होता है। और मैंने ये बता दिया है कि इंट्राविलस स्पेस में 150 ml ब्लड होता है एंड विलाई सिस्टम में 350 ml ब्लड होता है। टोटल हम करें तो 500 ml ब्लड हुआ। इसको हम प्लेसेंटल वॉल्यूम के नाम से ही भी जानते हैं। टोटल लिखते हैं 500 ml ब्लड। अगर कभी हमसे क्वेश्चन पूछे कि प्लेसेंटा और फीटस का वेट रेशियो क्या है, तो वहाँ हमें लिखना है आंसर, प्लेसेंटा और फीटस का वेट रेशियो 1:6। अगर हमें पूछता है फीटस एंड प्लेसेंटा का ब्लड रेशियो वेट रेशियो क्या है, तो वहाँ हमें लिखना है 6:1। यूटेराइन आर्टरी के थ्रू विलाई सिस्टम में 400 to 500 ml ब्लड फ्लो हमेशा होता है। ठीक है, यूटेराइन आर्टरी क्या करती है? अब जब भी मैं यहाँ पे अगर आपसे यूटेराइन आर्टरी का नाम लूँ तो वहाँ पे आपको समझना है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये भी एक्सेप्शनल है, ठीक उसी तरह जैसे हमारी पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी होती है। पल्मोनरी वेन में हम हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पढ़ते हैं और पल्मोनरी आर्टरी में हम हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पढ़ते हैं। ये एक एक्सेप्शनल है। ठीक उसी तरह अम्बिलिकल वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और अम्बिलिकल आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये भी एक एक्सेप्शनल है। ठीक है, तो जब भी मैं अम्बिलिकल आर्टरी की बात करूं तो वहाँ पे आप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड समझ जाना। तो हम अब आगे पढ़ते हैं। यूटेराइन आर्टरी के थ्रू विलाई सिस्टम में 400 to 500 ml ब्लड हमेशा फ्लो रहता है और 350 ml ब्लड हमेशा प्रेजेंट रहता है, किसमें? हमारे विलाई सिस्टम के अंदर। अब हम इसकी मैकेनिज्म समझते हैं कि कैसे, कौन सी आर्टरी कहाँ जाती है, कैसे काम करती है। ठीक है, यूटेराइन आर्टरी से ब्लड आता है। हमारे जो वो आर्टरी है, जैसे हमारा जो प्लेसेंटा है उससे 2 अम्बिलिकल वेन निकलती है। 2 अम्बिलिकल वेन क्या करती है? प्योर ब्लड को फीटस तक ला रही है। ठीक है, और 2 अम्बिलिकल आर्टरी है वो क्या करती है? फीटल से डीऑक्सीडेटेड ब्लड को प्लेसेंटा में लेके जाती है। जस्ट अपोजिट डायरेक्शन आपने समझ लिया होगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। अगर आप स्क्रीन पे अपने मोबाइल के स्क्रीन पे अगर आप एक एक फिगर देखो ना, एक एक जो भी उसका नाम मेंशन है वो पढ़ो ना, डायरेक्शन भी मेंशन है, अगर वो आप देखो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अपना प्लेसेंटा है उससे 2 अम्बिलिकल वेन निकल रही है, वो किस डायरेक्शन में आ रही है? फीटस की ओर आ रही है। और फीटस से 2 अम्बिलिकल आर्टरी निकल रही है, वो कहाँ जा रही है? उसका डायरेक्शन है प्लेसेंटा की ओर। जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, यूटेराइन एंड वेन का, आर्टरी एंड वेन का जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, यूटेराइन आर्टरी से ब्लड आया, 400 to 500 ml ब्लड पर मिनट आया इंट्राविलस स्पेस के अंदर। यहाँ गैस और न्यूट्रिशन का एक्सचेंज हो गया। ठीक है, यानी कि हमारा ब्लड जो वो प्योर हो गया। अब विलाई सिस्टम से 2 अम्बिलिकल आर्टरी निकलती है एंड 2 अम्बिलिकल वेन निकलती है।
2 अम्बिलिकल वेन होती है, वो इंट्राविलस से प्योर ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फीटस तक लेके जाती है। 80% ऑक्सीजन सेचुरेशन ब्लड वो लेके जा रही है अम्बिलिकल वेन, कहाँ पे, फीटस में लेके जा रही है। और एक चीज़ याद रखना आप, जो 2 अम्बिलिकल वेन मैंने बताया था, राइट अम्बिलिकल वेन एंड लेफ्ट अम्बिलिकल वेन, 4th मंथ पे जब इंट्रायूट्राइन स्टेज में बेबी 4th मंथ का होता है तो राइट अम्बिलिकल वेन डिसअपियर हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है, और सिर्फ एक ही बचता है, लेफ्ट अम्बिलिकल वेन। लेफ्ट अम्बिलिकल वेन उसके 9 मंथ तक वर्क करता रहता है, तो सिर्फ एक ही वेन बचती है, लेफ्ट अम्बिलिकल वेन, और 2 आर्टरी बचती हैं, अम्बिलिकल आर्टरी, ठीक है। और 2 अम्बिलिकल आर्टरी होती है जो वह डीऑक्सीडेटेड ब्लड को फीटस से इंट्राविलस स्पेस में लेके जाती है। फर्स्ट प्योर ब्लड सप्लाई होती है लीवर को, एंड मैक्सिमम ब्लड बाईपास हो जाता है, डक्टस वेनेसस में चला जाता है। यानी बाईपास हुआ, जैसे लीवर को बाईपास किया, पहले तो प्योर ब्लड को कहाँ सप्लाई कर दिया, अपनी जो अम्बिलिकल वेन है प्योर ब्लड को लीवर में सप्लाई कर दी, और मैक्सिमम ब्लड बाईपास कर गया डक्टस वेनेसस के द्वारा। एक बाईपास, जैसे कि 2 वेन जहाँ मिल गई वहाँ बाईपास बना लिया, वहाँ एक रास्ता बना लिया, उसके थ्रू ब्लड आ गया, डक्टस वेनेसस के थ्रू ब्लड आ गया इन्फीरियर वेना कावा में। अब जैसा कि आप जानते हैं इन्फीरियर वेना कावा क्या करती है, इन्फीरियर वेना कावा क्या करती है, हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज़ यानी हमारे हाथ पैर से, हमारे लोअर एक्सट्रीमिटी, जैसे जितना भी हमारे कमर के नीचे का पार्ट है उसे हम बोलते हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज़। तो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ से डीऑक्सीडेटेड ब्लड को कहाँ लेकर जाती है, हमारे हार्ट का जो 4 चैम्बर है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये लोअर एक्सट्रीमिटीज से, इन्फीरियर वेना केवा लोअर एक्सट्रीमिटीज से ब्लड लेके कहाँ जा रही है, राइट एट्रियम में जा रही है, ठीक है। तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच भी एक बाईपास चैनल प्रेजेंट होता है। एक बाईपास चैनल हमने कहाँ पढ़ा, एक बाईपास चैनल हमने पढ़ा डक्टस वेनेसस, जो कि आयोटा और हमारी आयोटा और इन्फीरियर वेना कावा से कनेक्ट हो रही है। और सेकंड बाईपास चैनल जो है वो है राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच, जिसको हम बोलते हैं फोरामेन ओवल प्रेजेंट होती है, यह सेकंड बाईपास चैनल कहलाती है। इसके थ्रू 2 to 3rd ब्लड कहाँ जाता है, राइट आर्ट्रियम में चला जाता है, और 1/3 ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। राइट आर्ट्रियम से कुछ ब्लड चला गया लेफ्ट एट्रियम में, और कुछ ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल में। और हमारी राइट वेंट्रिकल से क्या निकलती है, पल्मोनरी ट्रंक, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक निकलती है, वो आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, राइट पल्मोनरी वेन एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन, ठीक है। अब हम देखते हैं जो 2/3 ब्लड आया था लेफ्ट एट्रियम में, वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में जो राइट एट्रियम में हमारे जो 2/3 ब्लड जो था वो आया था लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से वह ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आयोटा, वहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारी आयोटा निकलती है, आयोटा से ब्लड कहाँ गया, आगे जाके वो डिवाइड हो गया असेंडिंग आयोटा, असेंडिंग आयोटा से डिवाइड हो गया आर्च ऑफ आयोटा, आर्च ऑफ आयोटा से डिवाइड हो गया डिसेंडिंग आयोटा, डिसेंडिंग आयोटा से वो डिवाइड हो गया थोरेसिक आर्च ऑफ आयोटा, एंड फिर डिवाइड हो गया एब्डोमिनल आर्च ऑफ आयोटा। एब्डोमिनल आर्च ऑफ आयोटा से 2 ब्रांच निकलती हैं, इंटरनल इलियक आर्टरी एंड एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। जो इंटरनल इलियक आर्टरी है उससे भी 2 ब्रांच निकलती हैं, हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी, हाइपोगैस्ट्रिक से भी 2 ब्रांच निकलती हैं जो बनाती है अम्बिलिकल आर्टरी। अब ये अम्बिलिकल आर्टरी क्या करती है, अम्बिलिकल आर्टरी ही इनप्योर ब्लड को ले जा रही है फीटस से कहाँ, प्लेसेंटा में, ठीक है। तो जो 2 अम्बिलिकल आर्टरी हैं वो बाद में डिवाइड हो गई वापस अम्बिलिकल आर्टरी। ये 60%, मतलब जब 80% तो सैचुरेशन ब्लड था और 60% जो ब्लड हो गया वो डीऑक्सीडेटेड ब्लड हो गया, इनको वापस कहाँ ले जा रही हैं, प्लेसेंटा में ले जा रही हैं, ठीक है। अब कुछ हद तक आपको मैकेनिज्म समझ आया होगा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एंड जो आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है उसके थ्रू।
अब जो ब्लड राइट वेंट्रिकल में आया था, वो राइट वेंट्रिकल से तो हमारी पल्मोनरी ट्रंक निकलती है, तो कुछ ब्लड हमारा जो राइट वेंट्रिकल में आ गया, वहाँ से पल्मोनरी ट्रंक निकल रही है। पल्मोनरी ट्रंक वो बाईपास चैनल किससे बनाती है? आयोटा से बनाती है। आगे गई, जैसे पल्मोनरी ट्रंक आगे निकली। अब वैसे तो एडल्ट में क्या होता है, पल्मोनरी ट्रंक आगे निकल के वो डिवाइड होकर किस में जाती है? लंग्स में। पल्मोनरी वेन आगे डिवाइड हो रही है, राइट पल्मोनरी वेन एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन। पर यहाँ पे तो अपना लंग्स ही फंक्शन नहीं कर रहा, बच्चे का तो लंग्स इमेच्योर है, तो कहाँ जाएगी फिर? बाईपास चैनल बनाएगी। किससे जुड़ेगी फिर बाईपास चैनल बना के? आयोटा से जुड़ गई। आयोटा कहाँ से निकल रहा था? हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा था। लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा निकल रहा था और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकल रही थी। ये ऊपर जाके आगे क्या करती हैं? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी ट्रंक जो है वो उसके साथ एक रास्ता बना लेती है, जुड़ जाती है। इसी को बोलते हैं बाईपास चैनल। अब इसको आगे कहीं जाने के लिए जगह नहीं है, लंग्स तो इमेच्योर है, तो ये क्या किया? आयोटा से जाके जुड़ गई। अब आयोटा से जब जुड़ गई तो इसके ब्लड सारे कहाँ आ गए? आयोटा में आ गए। आयोटा से जब आए तो यह क्या होता है कि अब यह फीटल सर्कुलेशन का थर्ड बाईपास चैनल बना लिया। पल्मोनरी ट्रंक और आयोटा ये थर्ड बाईपास चैनल बना लिए। इनको हम बोलते हैं डक्टस आर्टरियोसिस, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा दोनों आर्टरी और आयोटा हैं, तो ये मिलेंगे तो क्या बनेंगे? डक्टस आर्टरियोसिस बनेंगे। यहाँ से जो ब्लड आयोटा के साथ मिक्स हो गया, जैसे अपना पल्मोनरी ट्रंक भी था, आयोटा भी था, दोनों ब्लड जा रहे थे और दोनों अब मिक्स हो गए, एक में हो गए। अब ये क्या करेंगे? मिक्स ब्लड जो ले जाएंगे वो इनके जो जितनी फर्दर डिवाइड हो रही है ब्रांच, उसमें सब में छोड़ देंगे। जैसे डिसेंडिंग आर्च ऑफ आयोटा, असेंडिंग आर्च ऑफ आयोटा, थोरेसिक आयोटा, एब्डोमिनल आयोटा, ये सब में ब्लड पहुंचाते हुए फिर एब्डोमिनल आयोटा में आएंगे। यहाँ से आने के बाद मैंने बताया ही था कि एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, इंटरनल इलियक आर्टरी दोनों में डिवाइड हो गए। इंटरनल इलियक आर्टरी क्या होती है? हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी में दो हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी निकलती है। दो हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी से दो अम्बिलिकल वेन निकलते हैं। दो अम्बिलिकल वेन से ये वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इतना सारा ब्लड अगर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करते करते और उनके गैसेस को एक्सचेंज करते करते, इतने में क्या हो गया? सारे ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड हो गए। जब भाई पहले तो वो निकला कहाँ से? आयोटा से, और ये पल्मोनरी ट्रंक कहाँ से निकाला? वो भी ब्लड को निकाला। अब जब दोनों मिक्स हो गए, अब जब इतने सारे अपने ब्रांचेस में डिवाइड होते हुए आएंगे ब्लड, और वो सारे लेते हुए आएंगे, उनको सप्लाई करते हुए आएंगे, तो यहाँ तक आते आते ब्लड हमारा क्या हो गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को विलाई सिस्टम में ले जाती है। कौन ले जा रही है? पल्मोनरी दो अम्बिलिकल आर्टरी ले जा रही है, ठीक है। ये विलाई सिस्टम में ब्लड को न्यूट्रिएंट एक्सचेंज हो जाता है। यहाँ से क्या हुआ? अम्बिलिकल आर्टरी सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फीटस से लेके गई, वापस से प्लेसेंटा में छोड़ दिया उसने। प्लेसेंटा में जब छोड़ दिया तो जो ब्लड है वहाँ से उनके गैस का एक्सचेंज हो गया। कुछ जो कार्बन डाइऑक्साइड थे वो O2 में चेंज हो गया। जो न्यूट्रिएंट चाहिए था, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड, उसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो भी मदर जो न्यूट्रिएंट ले रही है उसके ब्लड में जो न्यूट्रिएंट आ रहे हैं वो सारे एक्सचेंज हो गए। अब सारे न्यूट्रिएंट वाले सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कहाँ से आ गए? उसी प्लेसेंटा से ही वेन निकल रही थी जो कि प्योर ब्लड लेके आ रही थी, तो वापस से उसमें ऐसा समझो कि वो घूम गए, सारे चेंज हुए और उसका पाथवे भी चेंज हो गया अम्बिलिकल वेन के द्वारा। फिर अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का रास्ता अपना लिए, वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फीटस में लेके आ गए, फिर फीटस में छोड़ दिए। अब समझ में आ गया? मतलब कैसे कैसे जो आर्टरी है वो बच्चे के सारे ब्लड को कहाँ कहाँ से ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है, सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके कैरी करके जा रही है, आर्टरी के थ्रू जा रही है, वो उसको प्लेसेंटा में छोड़ रही है। प्लेसेंटा क्या है? यही एक माध्यम है, जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि मैटरनल पार्ट भी है, फीटल पार्ट भी है। तो अब समझ में आ गया होगा कि मैटरनल पार्ट इसलिए है कि मदर जो भी न्यूट्रिएंट ले रही है, अच्छे अच्छे चीज़ों को खा रही है। ऐसा बताया जाता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे आप न्यूट्रिएंट लीजिए, सारी पौष्टिक चीज़ें खाइए, तो वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो ब्लड कहाँ जाके इकट्ठा हो रहा है? प्लेसेंटा में इकट्ठा हो रहा है। और प्लेसेंटा में जब इकट्ठा हुआ तो वहाँ से वेन क्या करेगी? वो सारा अच्छा न्यूट्रिएंट को कैरी करेगी ब्लड और वो लेके जाएगी फीटस में देगी। तो अब समझ में आ ही गया होगा आपको कुछ हद तक तो, ठीक है। तो अब ये अम्बिलिकल वेन क्या की? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को गई फीटस में दे दी। अब ऐसे कंटिन्यू ये चलता रहेगा। अब फर्स्ट प्योर ब्लड जो है वो सप्लाई हो गया हमारे लीवर को, बच्चा जो लंग्स तो इमेच्योर है तो लीवर को सप्लाई हो गया। अब बाकी अदर ब्लड डक्टस वेनसस के द्वारा इंफीरियर वेना कावा में चला गया, ठीक है। डक्टस वेनसस के द्वारा इंफीरियर वेना कावा में चला गया। अब यही इंफीरियर वेना कावा लोअर पार्ट से ब्लड को लाएगा और ले जाके फिर लेफ्ट आर्टरी में छोड़ेगा। वापस से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा।
फीटल में सर्कुलेशन बाईपास चैनल के द्वारा ही होता है। कुछ बाईपास चैनल के नाम जो हैं इस प्रकार हैं, मैं बता देती हूँ। तो अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमारे जो फीटल सर्कुलेशन हमने जो पढ़ा उसमें कितने कितने बाईपास चैनल बन रहे थे। ये बाईपास चैनल का ना बहुत रोल है, फीटल सर्कुलेशन में बाईपास चैनल का ही रोल है, क्योंकि जैसे जैसे ये डिवाइड हो रहे हैं फिर आपस में मिल रहे हैं, तो ये सब बाईपास चैनल बना रहे हैं। जैसे डक्टस वेनेसस, डक्टस वेनेसस किसके बीच है? ये एक ऐसी डक्ट है जो दो वेन के बीच पाई जाती है। नाम से ही पता चल रहा है डक्टस वेनेसस मतलब दो वेन के बीच पाई जाती होगी। एक तो है अम्बलाइकल वेन, एक है इन्फीरियर वेना कावा। आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि अम्बलाइकल वेन जो है वो इन्फीरियर वेना कावा से मिल रही है, और इन्फीरियर वेना कावा ही तो सारे मतलब लोअर एक्सट्रीमिटी से ब्लड लेके जा रही है राइट आर्टरियम में, और जैसे ही राइट आर्टरियम में छोड़ती है वैसे ही फिर फोरामेन ओवल के द्वारा लेफ्ट आर्टरियम में आ जाता है, फिर वहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू आ जाता है, इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, और फिर कुछ ब्लड जो है वो उधर से अपना जो राइट एट्रियम था, राइट एट्रियम से आ जा रहा है राइट वेंट्रिकल में, और फिर ऐसे पल्मोनरी ट्रंक से वो ऊपर निकल रहा है, और पल्मोनरी ट्रंक से ऊपर निकल गया, इधर से निकल गया अपना कौन सा ब्लड था ये लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा निकल रहा था। आयोटा ऊपर निकल के क्या किया वो, फिर आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी मिल गए, बाईपास चैनल बना लिए। मतलब ऐसे ऐसे फिर वो वापस सर्कुलेशन कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जो डक्टस वेनेसस है इसकी क्लोजिंग कब होती है। ये सारी चीज़ें तो थी जब बच्चा अपने माँ के यूट्रस में जब पल रहा है, 9 महीने के पहले की बात हो रही है, तब तक हम पढ़ रहे हैं। लेकिन जब बच्चा बर्थ हो गया, आफ्टर बर्थ, फिर इसका क्या होता है, जो बाईपास चैनल है इनका क्या होता है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। आफ्टर बर्थ डक्टस वेनेसस क्लोज हो जाता है, एंड इसकी भी दो क्लोजिंग होती है। जैसे एक तो फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग होती है, एक एनाटॉमिकल क्लोजिंग होती है। फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग हो जाती है 5 मिनट में, जैसे बच्चा पैदा हो गया, अब उसके 5 मिनट बाद क्या हुआ, फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग आ गई। मतलब वहाँ पे एक टेम्प्रेरी बोला जाए तो टेम्प्रेरी मेम्ब्रेन आ गया। अब जब मेम्ब्रेन आ गया तो ब्लड का बाईपास इधर उधर होगा ही नहीं। अब तो लंग्स मैच्योर भी हो गया। लंग्स मैच्योर हो, जैसे किसी बेबी का अगर वो डिलीवरी हो रहा है, उसका मदर की डिलीवरी हो रही है और बच्चे का लंग्स इमेच्योर है, तो उसको एक इंजेक्शन देते हैं, डेक्सामेथासोन ऐसे इंजेक्शन देते हैं कि उसका लंग्स मैच्योर हो जाए। लेकिन जो अपना नॉर्मल पूरा फुल टर्म में जो बेबी पैदा होते हैं उनका तो लंग्स मैच्योर हो ही जाता है जब तक वो बर्थ के टाइम पे होते हैं। और इसलिए भी ना बच्चों को जब वो बच्चा जन्म लेता है ना तो उनको रुलाया भी जाता है, क्योंकि वो जब रोते हैं तो उनका जो लंग्स है वो एक्सपेल आउट करता है, तो वो जैसे ही एक्सपेल आउट होता है ना वो फंक्शन करने लगता है। तो इसका भी एक मेन रीज़न है कि बच्चों को मतलब रुलाया जाता है उनके पैदा होने के बाद। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि डक्टस वेनेसस जो है वो बच्चे के पैदा होने के बाद फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग 5 मिनट में हो जाती है, और एनाटॉमिकल क्लोजिंग होती है वो 7 डे में, 1 वीक में होती है एनाटॉमिकल क्लोजिंग, मतलब परमानेंट क्लोजिंग। और इसके जो रेमिनेंट पार्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं लिगामेंट वेनेसम। ठीक है, इसका जो बचा हुआ पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं लिगामेंटम वेनेसम। सेकेंड बाईपास हमारी कौन सी हो रही थी? सेकेंड बाईपास हमारी हो रही थी राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच। राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच मैंने बताया था ना, एक होल ऐसे प्रेजेंट होता है जिसको हम नाम देते हैं फोरामेन ओवल। ये फोरामेन ओवल भी सेकेंड बाईपास चैनल बनाती है। इसकी फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग होती है 5 मिनट आफ्टर बर्थ, एंड एनाटॉमिकल क्लोजिंग होती है 1 ईयर। ये 1 ईयर का टाइम लेता है एनाटॉमिकल क्लोजिंग होने में। इसके जो रिमेनेंट पार्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं फोसा ओवेलिस। ठीक है, और थर्ड बाईपास चैनल होता है डक्टस आर्टेरियोसिस। डक्टस आर्टेरियोसिस किसके बीच का कनेक्शन था? पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा के बीच का कनेक्शन था। इसकी फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग होती है आफ्टर 5 मिनट आफ्टर बर्थ, एंड एनाटॉमिकल क्लोजिंग होती है 3 मंथ आफ्टर बर्थ। ठीक है, इसके जो रेमिनेंट पार्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं लिगामेंटम आर्टेरियोसम। तो जैसा कि अभी सारा चीज़ हमने इसमें कवर कर लिया कि कैसे फीटल ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, और अगर अब हम इसकी ना जैसे कुछ नॉर्मल जो भी टर्म्स होते हैं ना एबनॉर्मलिटी की, वो हम डिस्कस करते हैं। जैसे हमने बताया आपको कि बच्चे के पैदा होने के बाद, बच्चे के जन्म लेने के बाद ये जो भी बाईपास चैनल है वो सब भर जाते हैं अपने आप, नेचुरली ये फिजियोलॉजिकली क्लोजिंग हो जाती है इनकी। अगर किसी बच्चे में फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग नहीं होती ना
तो यही कंडीशन होता है, जिसको कि आपने ऐसे नॉर्मल सुना होगा कि उसके सीने में छेद है, सीने में छेद है। तो ये जब कोई मेडिकल टर्म नहीं जानता तो ऐसे टर्म यूज करता है, बट इसे हम अगर मेडिकल टर्म में हम बात करें तो इसे ही हम नाम देते हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस या पेटेंट फोरामेन, ये सब मेडिकल टर्म है। तो यही जब अगर उनकी फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग नहीं होती है बाईपास चैनल का, तो बच्चे में बहुत सारे कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ देखने को मिलते हैं। कभी हम अपना ये टॉपिक भी अपलोड करेंगे आपके लिए कि बच्चों में जो कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ है वो कैसे होता है, कैसे उन बच्चों की डेथ हो जाती है जिनका हार्ट जो है वो बाईपास चैनल नहीं भरता, उनके जो फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल क्लोजिंग है वो टाइम पे नहीं होती। तो ठीक है, तो यहाँ तक था मेरा ये क्लास। आई होप आपको ये क्लास समझ में आया होगा, आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। और मैंने काफ़ी मेहनत किया इन चीज़ों को समझाने के लिए, बाकी आपको वीडियो अपलोड करने के लिए, आप लोगों के लिए। तो आप मुझे सपोर्ट करें, आप मेरा वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू।